नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आज हम वर्ण विचार की तीसरी क्लास को लेकर मुखातिब हो रहे हैं। और मित्रों, अपन जो है रीट, सेकंड ग्रेड, पटवारी, राजस्थान पीएसआई, इन सब के पाठ्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए हिंदी के सभी टॉपिकों को क्रमवार पढ़ेंगे, बीच में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, यानी कंप्लीट हिंदी हम पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि कभी आपको संज्ञा मिल गई, कभी प्रत्युत्तर डाल दिया, कभी संधि। हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को इस चैनल पर पढ़ेंगे। साथ ही दोस्तों, एक जानकारी और साझा करूं मैं आपसे। सेकंड ग्रेड, रीट, पटवारी, आरपी, डीपी, रेलवे, इन सभी के पाठ्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए आज से हम संविधान की क्लास भी प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और किसी भी क्लास से आप छूटे नहीं, आपका क्रम बना रहे। तो मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं वर्ण विचार की तीसरी कक्षा में। वर्ण विचार की तीसरी कक्षा को लेकर हम मुखातिब हो रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे मित्रों, कल जो हमने स्वर को कंप्लीट कर लिया था, कल अंतिम रूप से हमारी ये बात हो रही थी कि मूल भाषा के स्वर मुझे आपसे 1 2 13 कहने हैं। मूल भाषा में स्वर कितने जी? 13, अर्थात संस्कृत में। मूल भाषा जहां भी आए, इससे हमारे को तात्पर्य लेना है संस्कृत। आगे बात करते हैं मित्रों, हिंदी में अगर स्वरों की बात करते तो कितने हैं जी? 11। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं व्यंजन से। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि वर्ण जो है इसके 2 भाग थे, यानी वर्ण को हमने 2 भागों में बांट दिया था। एक तो स्वर है और एक क्या है जी? व्यंजन है। एक बात पुनः बता दूं आपको मैं, वे वर्ण स्वर कहला रहे थे जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। वे वर्ण स्वर कहला रहे थे जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब इसके विपरीत है, व्यंजन वर्ण वे होते हैं जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है। तो आज हम व्यंजन से मुखातिब हो रहे हैं, व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि व्यंजन कहते किसे हैं। व्यंजन कहते किसे हैं? देखिए, वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं, अर्थात अपने आप उच्चारित नहीं होंगे, उनको उच्चारित करने के लिए, उनका उच्चारण करने के लिए अन्य वर्णों की सहायता लेना जरूरी है। मैं ये कह सकता हूं, स्वर जो है स्वतंत्र है, व्यंजन स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि स्वरों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। ये अन्य वर्ण कौन है? अर्थात व्यंजन के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। ये अन्य वर्ण कौन से मित्रों? तो ये अन्य वर्ण है स्वर। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। एक तो बात ये होगी दोस्तों। व्यंजन के बारे में हम दूसरी बात ये कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से होकर के या भाग्यांतर से होकर के मुख विवर से निकलने वाली प्राणवायु जो है निर्बाध रूप से बाहर नहीं निकलती है, अर्थात मुख के जो अंग है उस प्राणवायु को रोकने का प्रयास करते हैं। दोस्तों दोबारा से एक बार जो है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में भाग्यंत्र से होकर मुख विवर से निकलने वाली प्राणवायु स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं निकलती है, अर्थात मुख के अंग उस प्राणवायु को रोकने का प्रयास करते हैं, तो ये मान लीजिए हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं।
और प्राणवायु अगर मुख विवर से स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाती है, मुख का एक भी अंग उसको रोकने का प्रयास नहीं करता है, तो ये मान लीजिएगा हम स्वरों का उच्चारण कर रहे हैं। तो मित्रों देखते हैं हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। दोस्तों ध्यान रहे, हिंदी में व्यंजन कितने हैं? तो जी 33 हैं। आगे बढ़ते हैं जो हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। 33 कौन कौन से हैं? अर्थात मित्रों याद रहे, व्यंजन वर्णों को कई प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, अर्थात व्यंजन वर्णों का जो वर्गीकरण है वो कई तरीके से किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यंजन वर्ण कितने हैं जी? 33। सर्वप्रथम बात करते हैं अध्ययन की सरलता के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, अध्ययन की सरलता के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। याद रहे, अध्ययन की सरलता के आधार पर व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में जी? 3 भागों में। देखिए 3 भाग कौन कौन से हैं। नंबर 1 जो है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मित्रों, इसका दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, या इनको कह सकते हैं दूसरा नाम जो है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। मित्रों याद रहे, अध्ययन की सरलता हेतु व्यंजनों का वर्गीकरण जो है, यानी व्यंजनों को कैसे कैसे बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम स्पर्श व्यंजन है, इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। फिर अंतस्थ व्यंजन है, फिर ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। मित्रों अब एक एक के बारे में हम बात करेंगे कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं और आपके ऊष्म व्यंजन कितने हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इसका दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन। याद रहे मित्रों, किसे हम कह रहे हैं स्पर्श व्यंजन? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसका दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन भी है, क्योंकि इसमें 5 वर्ग हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसलिए इसका नाम वर्गीय व्यंजन भी है। स्पर्श व्यंजन 25 है। मित्रों स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। कहां से लेकर के कहां तक है स्पर्श व्यंजन? कैसे लेकर के मैं तक जो है, कैसे मैं तक, कैसे मैं तक के जो वर्ण हैं इनको हम स्पर्श व्यंजन कह रहे हैं। स्पर्श व्यंजन के बारे में दोबारा सुन ले, पुनः सुन लीजिए। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है छूना, अर्थात वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करती है, वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन। कितने मित्रों? ये 25। कहां से कहां तक है जी? ये कैसे लेकर के मैं तक। यानी वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं जी? ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, त वर्ग है और ये प वर्ग है। वर्ग से मेरा तात्पर्य क्या है? देखिए दोस्तों, ये क वर्ग है। कौन सा वर्ग है जी? क वर्ग।
ये च वर्ग, ये ट वर्ग जो है, ये ट वर्ग जो है, और ये ट वर्ग। मित्रों, आपको पूर्व में जानकारी है कि प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं या 5 वर्ण होते हैं, मान लीजिए जाइए। अब हम बात कर रहे हैं क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? क, ख, ग, घ और ये अ जो है। च वर्ग में च, छ, ज, झ और ये अन्य जो है। ट वर्ग में जो है ट, ठ, ड, ढ और ये। ट वर्ग में है ट, थ, द, ध और न। इसमें है प, फ, ब, भ और म। मित्रों याद रहे, हम बात कर रहे थे स्पर्श व्यंजन की, जिसका दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन भी है। ये 25 है। इसमें 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसलिए इसका नाम वर्गीय व्यंजन पड़ा है, 5 वर्ग होने के कारण जो है। क वर्ग में 5 ध्वनि है, ऐसे ही च वर्ग में 5 ध्वनि है, ट वर्ग में 5 ध्वनि है, त वर्ग में 5 ध्वनि है, प वर्ग में 5 ध्वनि है। ये दोस्तों 25 हो गए जो स्पर्श व्यंजन है। दोस्तों एक जानकारी मैं बीच में साझा कर रहा हूं आपसे, जो है ये जो त वर्ग का चौथा वर्ण आपको दिखाई दे रहा है, त वर्ग का चौथा वर्ण आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे देखिएगा, हम जिसको कह रहे हैं ध। ध। खास बात सुनिएगा, जिन भी वर्णों में ऊपर घुंडी होती है उसके ऊपर से शिरोरेखा नहीं खींचते हैं। जिन भी वर्णों में ऊपर घुंडी होती है उसके ऊपर से शिरोरेखा नहीं खींचते हैं। अर्थात आपको अगर ध को आप ऐसे लिख रहे हैं तो ये गलत है। ये कुछ बच्चे ऐसे इसको दिखा देते हैं, मान लीजिए लिखने के लिए, जो है ये गलत है। जैसे दूसरे में बात करूं आपसे, ये थ है, थ में यहां घुंडी है तो कभी भी थ के ऊपर से यूं नहीं गुजरता है। यानी जो जिन वर्णों में घुंडी होती है उनके ऊपर से शिरोरेखा नहीं गुजरती है। आपको याद रहेगा, सभी जानते होंगे शिरोरेखा तो जो है, ये जो रेखा है ऊपर जो खींची हुई होती है इसे कहते हैं शिरोरेखा। और ये जो रेखा दिख रही है आपको, इसे बोलते हैं खड़ी पाई। ये जो रेखा ऊपर दिख रही है इसे बोलते हैं शिरोरेखा और इसे बोलते हैं खड़ी पाई। ध्यान रहे मित्रों, जब किसी व्यंजन वर्ण पर स्वरों की मात्रा लगाई जाती है, जब किसी व्यंजन वर्ण पर स्वरों की मात्रा लगाई जाती है तो वो अवश्य सदैव खड़ी पाई पर लगती है। जब किसी व्यंजन वर्ण पर स्वरों की मात्रा लगती है तो वो सदैव खड़ी पाई पर लगती है, पहली जानकारी। दूसरी जानकारी, घुंडी वाले जो वर्ण हैं उनके ऊपर से शिरोरेखा नहीं गुजरती है। घुंडी वाले वर्ण पर शिरोरेखा खींचते हैं लेकिन जहां घुंडी है वहां पे शिरोरेखा नहीं होती है। और देखिए मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है भ, ये ट वर्ग का चौथा वर्ण है। भ को हम ऐसे लिखते हैं, तो मान लीजिएगा हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ये तो हमने लिख दिया है लेकिन इसके ऊपर से शिरोरेखा नहीं जाएगी। भ जो लिखा हुआ है इसमें ऊपर में घुंडी है, तो घुंडी होने के कारण इसमें शिरोरेखा नहीं खींची जाती है। ध्यान रहे, घुंडी वाले वर्णों के ऊपर से शिरोरेखा नहीं खींची जाती है। दूसरी बात और करता हूं इसी में मित्रों, दूसरी बात इसमें यह है कि ये जो है आपके सामने खड़ी, ये शिरोरेखा और ये खड़ी पाई है। जब भी जिन भी वर्णों में खड़ी पाई होती है उनको स्वर रहित करने के लिए पाई को हटा दिया जाता है। ध्यान से सुनिए जी, मैं वर्ण का खाता तैयार कर रहा हूं। इसे बोलते हैं हम जो है खड़ी पाई। खड़ी पाई, ये तो क्या है दोस्तों, खड़ी पाई है, इसे हम कह रहे हैं खड़ी पाई। और ये जो है इसको बोलते हैं शिरोरेखा। शिरोरेखा ये देवनागरी लिपि की विशेषता है, इसमें शिरोरेखा खींची जाती है।
अर्थात सिर पर खींची जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। वर्ण के सिर पर, मेरे सिर पर नहीं जी, वर्ण के सिर पर खींची जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है जी मैं, और उसके ऊपर ये रेखा खींच दी है जी, ये है शिरोरेखा। और नीचे जो ये रेखा दिखाई दे रही है हम इसे कहते हैं खड़ी पाई। पुनः सुनो मित्रों, जिन भी वर्णों में खड़ी पाई होती है उनको स्वर रहित करने के लिए खड़ी पाई को हटा देते हैं। जैसे कि अभी मैंने मैं लिखा है, इसमें खड़ी पाई है, इसको आधा करने के लिए, स्वर रहित करने के लिए मैंने पाई को हटा दिया और ये हो गया जी आपका आधा, यानी ये स्वर रहित हो गया। लेकिन मित्रों जिन वर्णों में, दूसरा उदाहरण देख सकते हैं इसका जो है, जैसे पै लिखा है और ये शिरोरेखा खींची है, अब मान लीजिए इसको स्वर रहित करना है तो ये खड़ी पाई को मिटा दीजिएगा। खड़ी पाई को हटते ही वर्ण स्वर रहित हो जाता है, अर्थात स्वीप कह सकते हैं उसको। दूसरी बात करें मित्रों, जिन वर्णों में खड़ी पाई नहीं होती है उनको स्वर रहित करने के लिए उनके नीचे हल्ंत लगाया जाता है। जैसे कि मैं इसी की बात कर लेता हूं, ये डे है, इसके नीचे खड़ी पाई, इसमें खड़ी पाई नहीं है तो इसको स्वर रहित करने के लिए हलंत लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा जी? हलंत लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिएगा ये है अपने सामने, इसमें खड़ी पाई नहीं है तो इसको स्वर रहित करने के लिए हलंत लगाना पड़ता है। मान लीजिए ये 6 है अपने पास में तो इसको स्वर रहित करने के लिए हलंत लगाना पड़ता है। ये टै है, इसको स्वर रहित करने के लिए हलंत लगाना पड़ता है। तो मित्रों अपन जानकारी दे रहे थे कि किसी वर्ण को, जैसे मान लीजिएगा स्वर रहित करने के लिए पाई हटाते हैं तो किसी वर्ण में स्वर रहित करने के लिए हलंत लगाते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 हैं जिनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये कैसे लेकर के बेहतर हैं, ध्यान रहे आपसे परीक्षा में ये भी पूछ लेते हैं कि च किस वर्ग की ध्वनि, तो च वर्ग में आती है। आपसे पूछ लेंगे मान लीजिएगा कि ठ किस वर्ग की ध्वनि है, ठ किस वर्ग की ध्वनि है, तो आप ये कह दीजिए दोस्तों ये है ट वर्ग की। कौन सा वर्ग की जी? ट वर्ग की। आपको ये अवश्य याद रखने होंगे जी। इसके बाद में नंबर 2 पे है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की बात हम कर रहे हैं मित्रों। अंतस्थ व्यंजन देखिएगा, अंतस्थ का अर्थ क्या होता है? अंतस्थ किन्हें कहते हैं? जब इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुख के जो अंग हैं, यानी मैं ये कह सकता हूं ओष्ठ है और जीवा वगैरह जो है, यानी ये पास पास आ जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं, ये आपस में टकराते तो नहीं है, पास पास आ जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने जी? 4। अर्थात अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण में जो मुख से निकलने वाली प्राणवायु है उसको रोका जाने का प्रयास नहीं किया जाता है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं जी? 4। 4 कौन कौन से हैं जी? य, रे, ले, वे। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। कौन कौन से हैं? य, रे, ले, वे। याद रहेगा जी। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं जी? 4। कौन कौन से हैं जी? य, रे, ले, वे। आगे बात करो, य, रे, ले, वे 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। इसमें य और वे को अर्धस्वर कहते हैं। य और वे को अर्धस्वर भी कहते हैं। ध्यान रहे अर्धस्वर व्यंजन कौन से है? तो य और वे। इसको अर्धस्वर भी कहते हैं मित्रों। दूसरा नाम इसका संघर्षहीन व्यंजन भी है। संघर्षहीन व्यंजन। पुनः सुने, अंतस्थ व्यंजन 4 है। कितने जी? 4। कौन कौन से हैं जी? य, रे, ले, वे। मैं ये कह सकता हूं अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के किसी अंग को स्पर्श नहीं करती है। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य, रे, ले, वे। अब इनके भी कुछ भेद है। मान लीजिएगा य और वे को अर्धस्वर
या संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। अगर आपसे मित्रों पूछ लिया जाता है कि संघर्षहीन व्यंजन कितने हैं तो आप कहेंगे दो। कौन कौन से? यह और वह। इनको ही हम जो है अर्धस्वर भी कहते हैं। संघर्षहीन क्यों कहते हैं कि इनके उच्चारण में जो मुख विभाग से जो श्वास वायु निकलती है, प्राणवायु निकलती है, वो संघर्ष नहीं करती है, सीधे बाहर निकल जाती है। इनका उच्चारण स्वरों की भांति ही हुआ है, इसलिए इन्हें कह रहे हैं अर्धस्वर या संघर्षहीन व्यंजन। सभी याद रखें, संघर्षहीन व्यंजन कहे तो दो, यह और वह। अर्धस्वर कहे तो दो, यह और वह। इसके बाद में दोस्तों रै को जो है प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित, प्रकंपित, रै को बोलते हैं प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन। इसके बाद में बात करूं दोस्तों, इसे लुंठित भी कहते हैं। रै को बोलते हैं प्रकंपित व्यंजन और इसे लुंठित भी कहते हैं। मतलब क्या होता है इसका जो है, देखिए जब रै का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा जो मान लीजिएगा एक घुंडी सी बढ़ जाती है, जिह्वा में जो मान लीजिएगा एकदम से स्पर्शा करती है जो है ये, तो ये हो गया प्रकंपित या लुंठित व्यंजन जो है। इसके बाद में लय की बात करूंगा दोस्तों, लय को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। लय को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक शब्द जो बना है, पार्श्विक शब्द जो बना है पार्श्व से बना है, और पार्श्व का जो अर्थ होता है वो होता है बगल। पार्श्विक जो व्यंजन बना है वो पार्श्व से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है जी? बगल। अर्थात लय वर्ण के उच्चारण में श्वास वायु जिह्वा के बगल से निकल जाती है। आप उच्चारण करके देखिएगा लय, तो दोनों ओर से, दोनों साइडों से निकल जाती है, जिह्वा के दोनों ओर से मसूड़ों को स्पर्श करते हुए निकल जाती है। तो आपसे पूछेंगे दोस्तों पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? लय। पार्श्व शब्द का जो निर्माण हुआ है, पार्श्विक शब्द का, वो पार्श्व से हुआ है, जिसका अर्थ होता है बगल से या किनारे से, मानिए बगल या किनारा। अर्थात लय के उच्चारण में श्वास वायु जो है जिह्वा के किनारों से, बगल से निकल जाती है, मसूड़ों को स्पर्श करती हुई। मित्रों अब हमारे पास में चार ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन, ये व्यंजन का तीसरा पार्ट जो हम बात कर रहे थे अध्ययन की सुविधा के आधार पर। तो ऊष्म व्यंजन कितने हैं दोस्तों? तो बात करेंगे हम चार ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जो है चार हैं। इनका दूसरा नाम भी है ऊष्म व्यंजन का, तो हम कह सकते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी इनको हम कह देते हैं। कितने हैं दोस्तों? ये चार हैं। कौन कौन से हैं तो देखिएगा, श, श, स और है। ऊष्म व्यंजन कितने हैं दोस्तों? चार हैं। कौन कौन से मित्रों ऊष्म व्यंजन? तो आप देखिएगा ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन चार हैं। किन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन? पहले हम ये जानेंगे जी। ऊष्म व्यंजन में क्या होता है कि जब ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुख के अंग जो है आपस में पास पास आ जाते हैं, स्पर्श तो नहीं होते हैं लेकिन नजदीक आ जाते हैं। इसलिए जब श्वास वायु निकलती है तो उनको टच करते हुए निकलती है, जिससे मुख से गर्म श्वास वायु बाहर निकलती है। इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। दोस्तों उन्हें सुने कि ऊष्म व्यंजन किन्हें कहते हैं, कैसे होते हैं ऊष्म व्यंजन, इनका उच्चारण कैसे होता है। जब ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण होता है तो मुख के अंग जो है आपस में स्पर्श तो नहीं करते हैं लेकिन पास पास आ जाते हैं, जिससे श्वास वायु को बाहर निकलने में अंगों से घर्षण करते हुए, अंगों से घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। इसलिए इन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन और ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये चार है जी। श, इसे बोलते हैं हम तालव्य स, ये मूर्धन्य स है, ये दंतव्य स है और ये है, क्या है जी? ये है। ये एक जैसे नहीं है जी, इसे बोलेंगे श, ऐसे थोड़ी लंबी सीधी से आनी चाहिए वाली। इसके बाद मित्रों हम बात करते हैं, ये हमारे 33 व्यंजन हो चुके हैं। 25 स्पर्श व्यंजन कितने थे हमारे? स्पर्श व्यंजन ये मित्रों हमारे हैं स्पर्श व्यंजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये है 25, जिसको वर्गीय व्यंजन भी कहा गया था।
अंतस्थ व्यंजन की बात कर रहे थे। अंतस्थ व्यंजन तो मित्रों ये है 4। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन इसके हम बात करें तो मित्रों ये भी कितने हैं जी 4, और टोटल कितने हुए जी ये 33। यानी व्यंजन वर्ण कितने हैं 33, स्वर कितने हैं 11 है। तो हम व्यंजन भी पढ़ चुके हैं और स्वर पहले ही पढ़ चुके हैं जी। व्यंजन में और बातें करते हैं। देखिए व्यंजन वर्णों के अतिरिक्त कुछ वर्ण और भी हैं। व्यंजन वर्णों के अतिरिक्त कुछ वर्ण और भी हैं, जैसे कि हम बात करते हैं अयोगवाह ध्वनि। अयोगवाह ध्वनि या अयोगवाह कह दीजिएगा। तो अयोगवाह कितने हैं जी, अयोगवाह ध्वनि कह दीजिएगा। अयोगवाह ध्वनि कितनी है जी ये 2। अयोगवाह ध्वनि कितनी है जी 2। ध्यान रहे अयोगवाह ध्वनि कितनी है 2। कौन कौन सी है, ये आपका अनुस्वार है, अनुस्वार, और ये दूसरा जो आपका ये विसर्ग है। क्या है जी ये विसर्ग। दोस्तों पुनः सुने, अयोगवाह वाणी या अयोगवाह ध्वनि कितनी है, अयोगवाह वाणी जान लीजिएगा तो 2 है। ये तो अनुस्वार है, क्या है जी अनुस्वार, और ये क्या है जी विसर्ग। ये दोनों तत्सम ध्वनि है। इनको हम स्वरों में काउंट नहीं करते हैं, ना ही व्यंजनों में काउंट करते हैं। इन्हें कहते हैं अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण या अयोगवाह ध्वनि बोल दीजिएगा। लिखित रूप में तो ये वर्ण बन जाते हैं, तो इनको बोल देंगे अयोगवाह वर्ण कितने हैं जी 2। कौन कौन से हैं जी, अनुस्वार और विसर्ग जो है। देखिएगा जी अनुस्वार का प्रयोग किस प्रकार से होता है। इनका नाम अयोगवाह क्यों पड़ा है ये देखिएगा जी। इस शब्द का निर्माण होता है ए प्लस योग प्लस वाह। यानी ए का अर्थ होता है नहीं, ए का अर्थ होता है नहीं, और वाह का अर्थ होता है वह। ए का जो अर्थ होता है मित्रों ये होता है नहीं, और वाह का अर्थ जो होता है क्या होता है जी वह। अर्थात अयोगवाह वर्ण उन्हें कह रहे हैं इनको व्यंजन वर्ण वहन नहीं कर पाते हैं, इनको व्यंजन वर्ण वहन नहीं कर पाते हैं। अयोगवाह वर्ण उस वर्ण में ही जुड़ते हैं जहां स्वर होंगे, यानी स्वर वर्ण में ही अयोगवाह ध्वनि जुड़ती है, अन्यथा नहीं जुड़ेगी जी। अयोगवाह ध्वनि कितनी है जी 2 हम जान चुके हैं। कौन कौन सी है जी, अनुस्वार और विसर्ग। देखिए मित्रों बीच में एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये हमारा वर्ण का खाका है। अब इसमें यहां जो एक बिंदु लगता है, एक बिंदु यहां लगता है, एक बिंदु यहां लगता है, और एक बिंदु यहां लगता है। ये 4 बिंदु हैं और चारों बिंदुओं को अलग अलग नामों से जानते हैं। ऐसी जानकारी आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। पुनः सुने, ये वर्ण का खाका मैंने बनाया है और 4 बिंदु मैंने लगा दिए हैं। ये 4 बिंदु हैं, इन चारों के नाम अलग अलग हैं। सबसे पहले सुने दोस्तों, जो ऊपर जो लगा हुआ बिंदु है, ये जो दिखाई दे रहा है अपने को, जो ऊपर जो है इसे हम कहते हैं जी अनुस्वार। अनुस्वार ऊपर जो लगा हुआ है इसे क्या बोलते हैं जी अनुस्वार। ध्यान रहे जी, ऊपर जो बिंदी लगी होती है उसे अनुस्वार बोलते हैं, ऊपर लगने वाले बिंदु को। ये जो हमारे को दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर बिंदु, पंचमाक्षर बिंदु, इसे हम बोलेंगे पंचमाक्षर बिंदु। ये है मित्रों पंचमाक्षर बिंदु, जो एक ही ध्वनि में प्रयुक्त होता है, एक ही वर्ण में प्रयुक्त होता है। ये आपने पढ़ा होगा कै का जो पंचम वर्ण है, कै वर्ग का जो पंचम वर्ण है उसमें प्रयुक्त होता है। दिखाई दे रहा होगा, ये कै वर्ग के पंचम वर्ण में प्रयुक्त होता है और इसे कहते हैं पंचमाक्षर बिंदु। और ध्यान रहे इसे कहते हैं अनुस्वार। ये जो दिखाई दे रहा है क्या है जी अनुस्वार। इसके साथ में मेरे मित्रों ये नीचे जो लगा हुआ दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं ताड़न जात, ताड़न जात बिंदु। ये कहलाता है ताड़न जात बिंदु। दिखाई दे रहा होगा जी, ये जो हमारा है ये बिंदु जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो है इसे हम कह रहे हैं ताड़न जात बिंदु। और मित्रों ये जो हमारे को दिखाई दे रहा है साइड में जो दिखाई दे रहा है, ये सभी को दिख रहा होगा जी, इसे हम कहते हैं नुक्ता, इसे हम कहते हैं नुक्ता।
तो मैंने आपको 4 बिंदु दिखाए हैं और चारों बिंदुओं के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग जगह प्रयुक्त होते हैं, ये भी सुन लीजिएगा। ये ऊपर जो लगने वाला बिंदु है इसे अनुस्वार कहते हैं, ये बगल में जो लगने वाला बिंदु है इसे पंचमाक्षर बिंदु कहते हैं, नीचे लगने वाला जो बिंदु है इसे ताड़नजात कहते हैं, और जो पहले लगता है आगे लगता है उसे कहते हैं नुक्ता। ध्यान रहे, नुक्ता जो है इसका प्रयोग जो है 5 वर्णों में किया जाता है। नुक्ता जो है अरबी फारसी का है, ये जो नुक्ता है अरबी फारसी का है जी, अरबी फारसी। हम इन दोनों को एक साथ बोलते हैं, अरबी को फारसी को, क्योंकि अरबी फारसी जो भाषा है इन दोनों की जो लिपि है वो अरबी लिपि है। ध्यान रहे मित्रों, अरबी और फारसी भाषा को एक साथ ही बोलते हैं, अरबी फारसी भाषा की जो लिपि है वो अरबी है। और जो ये नुक्ता है, नुक्ता जो हम कह रहे हैं इसका प्रयोग भी अरबी और फारसी की ध्वनियों में होता है। आप ये मान लीजिएगा जिन भी वर्णों के नीचे नुक्ता लगा हुआ है यूं मान लीजिए वो फारसी ध्वनि है, हिंदी में तो आगत है, हिंदी में क्या है जी वो आगत है। देखिए कैसे, मैं यहां आपको दिखा रहा हूं, नुक्ता जो है 5 वर्णों में लगता है, क, ख, ग, ज और फ। ये जो लगा हुआ है इसे हम कह रहे हैं नुक्ता। ये वर्ण से पहले लग रहा है, मान लीजिए ये क के नीचे लगता है, ख के नीचे लगता है, ग के नीचे, ज के नीचे और फ के नीचे, इसको हम इस बिंदु को क्या कहते हैं जी नुक्ता। और मान लीजिए ताड़नजात किसे कहते हैं, देख लीजिएगा ये ड है और ये ढ, इसका रूप हमने बदला है और अब ये बोले जाएंगे अढ़ और इसको बोलेंगे अढ़। इसको हम बोलेंगे नुक्ता ये लगने के बाद में, ताड़नजात बिंदु लगने के बाद में इसका उच्चारण होना चाहिए अढ़, अढ़ और इसका अढ़। ध्यान रहे जी, आगे हम पढ़ेंगे इनको जो है ये ताड़नजात ध्वनियों में पढ़ेंगे जो है। तो मित्रों सभी को समझ में आ गया होगा, ये 4 बिंदु हैं, चारों के अलग अलग नाम है और अलग अलग जिनका प्रयोग होता है। ये जो नुक्ता है इसका प्रयोग जो है हिंदी में 5 ध्वनियों में होता है। कौन कौन सी है, क, ख, ग, ज, फ। तो अयोगवाह वर्ण हम पढ़ चुके हैं, 2 हैं, कौन कौन से हैं, अनुस्वार और विसर्ग। इसके बाद में ताड़नजात, ताड़नजात दूसरा नाम दे देंगे इसका जो है उच्छित, उच्छित। तीसरा नाम दे देंगे विकसित, विकसित व्यंजन। चौथा नाम दे देंगे द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। मित्रों सुने, 2 वर्ण हैं जिनका नाम ताड़नजात भी कहते हैं, जिन्हें उच्छित भी कहते हैं, जिन्हें विकसित वर्ण भी कहते हैं, जिन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण क्यों नाम पड़ा है, नाम पे जाइएगा। और ताड़नजात क्यों कहते हैं, ये फेंकी हुई ध्वनि है। कैसी ध्वनि जी, एकदम से फेंकी हुई, झटके के साथ में फेंकी हुई ध्वनि है। कौन कौन सी है, अगर आपसे ताड़नजात ध्वनि की बात करें, वर्ण की बात करें, उच्छित की बात करें, विकसित व्यंजन की बात करें या द्विगुण व्यंजन की बात करें, तो आप कहेंगे दोस्तों आपका ये ड, अढ़, इसको हम बोलेंगे अढ़ और ये आपका अढ़, अढ़। मित्रों ये भी सुन ले, ये अगर बिना ताड़नजात के है तो हम इसका उच्चारण करते हैं ड और उसका कहते हैं ढ। अगर हम मान लीजिएगा इसका हम करेंगे, इसका हम करेंगे तो ड और ढ। नुक्ता लगने के बाद में इनका उच्चारण हम करेंगे, ईश्वरी ताड़नजात लगने के बाद में उच्चारण करेंगे अड और अढ़। तो ताड़नजात ध्वनि की बात कर लीजिए, उच्छित की बात कर लीजिए, विकसित की कर लीजिए, द्विगुण व्यंजन की बात कर लीजिए, कितने हैं जी ये 2। द्विगुण व्यंजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले दूसरा गुण था इनमें और ये ताड़नजात लगने के बाद में दूसरा गुण हो गया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है द्विगुण व्यंजन। कितने हैं 2, ताड़नजात कितने हैं 2, उच्छित कितने हैं 2। नाम अलग अलग है लेकिन है ये 2 ही। इसके बाद हम बात करते हैं संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर। दोस्तों संयुक्ताक्षर वर्ण जो है 4 हैं। कौन कौन से देखिए, संयुक्ताक्षर कितने हैं जी 4। संयुक्ताक्षर 4 कौन कौन से हैं, सबसे पहले क्ष,
त्रै गे गे और श्र। संयुक्ताक्षर वर्ण 4 है, आपको दिखाई दे रहे होंगे साफ साफ जो है कक्षय त्रै गे और श्र। देखिए इसका जो निर्माण हुआ है कै और स को मिलाने से, अर्थात ये जो बना है, ये वर्ण जो बना है कै और स को मिलाने से, ये जो बना है तय और रे को मिलाने से, ये जो बना है जय और पंचम अण को मिलाने से जो है, और ये जो बना है स और रे को मिलाने से। मित्रों पुनः सुने, अगर आपसे कोई कहते हैं कि संयुक्ताक्षर कितने होते हैं तो 4, संयुक्ताक्षर कितने होते हैं तो ही 4, कौन कौन से हैं जी? क्ष त्रै गे श्र। इनका निर्माण कैसे कैसे हुआ जी? यानी पहला वाला वर्ण जो है चारों में हलंत युक्त होगा और अंतिम वर्ण क्या होगा जी? पूरा होगा। ये बात सुनिएगा जी। इसमें और भी कई प्रश्न यहां से बनते हैं, खासकर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो है मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मान लीजिएगा हम इस वर्ण पे कोई मात्रा लगाते हैं, इस वाले वर्ण पे कोई मात्रा लगाते हैं, तो इसको अलग करने पर प्रभाव पड़ेगा इस वाले वर्ण पर, स पर। जैसे एग्जांपल देखिएगा, मैंने इसको मान लीजिएगा लिख दिया है, ये लिखा है। अब मेरे से कोई कहा जाता है कि इसका मानिएगा आप इसका बंटवारा करें, इसको अलग करें, तो मानिए कैसे होगा? किससे निर्माण होगा इसका? कै और ये स, इस पे मात्रा आती है। एक ही बार में समझ लीजिए दोस्तों, ये कहना चाह रहा हूं कि इन वर्णों पर हम कोई स्वर जोड़ते हैं, कोई मात्रा लगाते हैं, तो जब इसको अलग अलग करेंगे तो वो मात्रा इन पे आती है। पहला वर्ण तो सदैव हलंत युक्त ही होगा। अगर मान लीजिएगा इस ध्वनि के नीचे भी हम हलंत लगा देते हैं तो इसमें भी हलंत आ जाता है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये ध्वनि किस वर्ग की है? आपसे परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। श किस वर्ग की ध्वनि है? कक्षय किस वर्ग की ध्वनि है? तो ध्यान रखो दोस्तों, इसका जो निर्माण हुआ है कै और स को मिलाने से हुआ है, इसलिए इसको कै वर्ग की ध्वनि माना जाता है। इसका मान लीजिए आपसे कह देंगे शब्दकोश में स्थान कहां मिलेगा? तो कै के बाद में, कै के बाद में। इसको किस वर्ग की ध्वनि माना गया है? कै वर्ग की। ऐसे ही क्यों माना गया है कै वर्ग की ध्वनि? कै वर्ग। इसके बाद में जो है यानी इसका स्थान कहां मिलेगा? ये त्रै है, त्रै जो बनता है तय और रे से, तो इसको तय वर्ग में माना गया है, तय वर्ग में। ऐसे ही ये गे है, ये बना है जय और अन से, इसको चय वर्ग में माना गया है। और ये स है जो बना है स और रे से, ये किसी भी वर्ग में नहीं है, किसी भी वर्ग में, किसी भी वर्ग में नहीं है। ध्यान रहे दोस्तों, पुनः सुन लीजिएगा, किस वर्ग की ध्वनि है? ये कै वर्ग की। ये किस वर्ग की है? तय वर्ग की। आपको सिर्फ पहले वर्ण पे ध्यान देना है। इनके योग में जो पहला वर्ण जिस वर्ग का है, ये ध्वनि भी उसी वर्ग की होगी। और शब्दकोश में इनका स्थान भी, खास बात, शब्दकोश में इनका स्थान भी पहले वर्ण के जस्ट बाद में मिलेगा। इनके योग में जो पहला वर्ण है, इसके जस्ट बाद। ये जो स है किसी भी वर्ग में नहीं आता, ये स्वयं वर्गीय ध्वनि नहीं है, तो इसको ये किसी भी वर्ग में नहीं मिलेगा। श्रीमान वाला जो स है ये किसी भी वर्ग में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर शब्दकोश में इससे बने शब्दों को ढूंढना है तो ये मिलेगा स के बाद में, स हलंत वाले शब्दों के बाद में ये मिलेगा आपको जो है ये। तो ये आपके थे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कितने हैं जी? 4। उन्हें सुने, संयुक्ताक्षर 4 हो गए हैं जी, ताड़नजात 2 हो गए जी, अयोगवाह 2 हो गए जी। अब हम बात करेंगे श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। श्वास वायु या प्राणवायु भी कह लीजिएगा, श्वास वायु के आधार पर, यानी व्यंजनों को किस आधार पर बांट रहे हैं जी? श्वास वायु के आधार पर। ध्यान रहे मित्रों, श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटते हैं, अल्प प्राण, अल्प प्राण
और दूसरा है महाप्राण। श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों को, ध्वनियों को जो बंटवारा जो हम कर रहे हैं वो दो भागों में कर रहे हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए मित्रों, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुख से जो है वर्णों का उच्चारण करने पर मुख से जो है श्वास वायु बाहर निकलती है, प्राण वायु बाहर निकलती है। आप देखिए, उच्चारण करके देखिए, कुछ वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है और कुछ वर्णों के उच्चारण में अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। तो मित्रों सुनेंगे हम जो है अल्प प्राण। अल्प का शाब्दिक अर्थ होता है कम, अल्प का शाब्दिक अर्थ होता है कम, और प्राण यानी श्वास वायु, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में श्वास वायु बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। महाप्राण, महा का शाब्दिक अर्थ होता है अधिक, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक मात्रा में श्वास वायु बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। तो मित्रों, श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा है, अल्प प्राण और महाप्राण। वे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है अल्प प्राण वर्ण है, और अधिक मात्रा में बाहर निकलती है महाप्राण वर्ण है। आप शब्द उच्चारण करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा आप बोल रहे हैं कै, आप बोल रहे हैं कै, फिर बोलेंगे कै, तो आपको पता चलेगा कि कै के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकल रही है और कै के उच्चारण में अधिक मात्रा में बाहर निकल रही है। तो आज हम व्यंजनों का जो वर्गीकरण कर रहे हैं श्वास वायु के आधार पर। देखिएगा जी, कौन कौन से हैं जी, अल्प प्राण और महाप्राण। श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों का जो भेद है वो अल्प प्राण और महाप्राण। देख लीजिएगा जी, अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं, तो मैं कहूंगा आपसे जो है प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण। मित्रों आपको याद होगा अल्प प्राण, अल्प का शाब्दिक अर्थ कम होता है, प्राण का श्वास वायु होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में श्वास वायु बाहर निकलती है वो अल्प प्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का, कुल वर्ग कितने हैं, 5 पढ़ चुके हैं। कै वर्ग है, च वर्ग है, टे वर्ग है, ते वर्ग और पै वर्ग है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला तीसरा पांचवा वर्ण क्या है जी, अल्प प्राण। पहला तीसरा कौन कौन से होंगे जी, अभी आपको बताते हैं जी। इन्हीं अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं, अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं, देखिएगा जी। इधर तो ये अल्प प्राण है, अल्प प्राण, और ये महाप्राण है, महाप्राण। अल्प प्राण की हम बात कर रहे हैं, ये जो है आपके अल्प प्राण जो है प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण, इस प्रकार से हम बात करेंगे तो ये 15 हो गए जी। पहला तीसरा पांचवा जान नहीं होंगे जी, नहीं जान, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कै वर्ग में मैं बात कर रहा हूं जी, तो पहला कै हो गया है, तीसरा गया हो गया है और पांचवा जो है आपका ये हो गया है जी, कै वर्ग में। ऐसे ही मान लीजिए च वर्ग में मैं बात करूं, मान लीजिएगा कौन सा वर्ग में जी, च वर्ग में, तो पहला च हो जाएगा, दूसरा तीसरा जो आपका च हो जाएगा और पंचम आपका ये हो जाएगा। ऐसे ही टे वर्ग में, टे वर्ग में टे, आप इसके बाद में जो मान लीजिए टे, उसके बाद जो आपका जो है ये टे वर्ग में, टे वर्ग की जब बात करते हैं तो दोस्तों आपका ये आ जाता है टे, दे और ने। और पै वर्ग की जब बात करें, अंतिम वर्ग की जो है ये, तो पै, बे और ने। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण जो है, पहला तीसरा और पांचवा, जैसे कै वर्ग में 1 2 3 और 5, यानी ये सभी 1 नंबर पे आते हैं, ये 3 पे आते हैं और ये 5 पे आते हैं। इसके अतिरिक्त कौन कौन से वर्ण आते हैं, सभी अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। सभी अंतस्थ व्यंजन भी क्या है जी, सभी अंतस्थ व्यंजन कितने हैं जी, 4। सभी अंतस्थ व्यंजन जो हैं, सभी अंतस्थ व्यंजन कितने हैं जी, ये 4। ये भी क्या होंगे जी, अल्प प्राण। कौन कौन से, ये, रे, ले, वे। तो 15 तो ये हो गए जी, क्या हो गए जी, ये 15।
और ये कितने हो गए जी आपके जो है 4, 15 और 4 कितने हो गए जी ये 19। इसके अतिरिक्त दोस्तों हम बात करेंगे तो 19 ये वर्ण हो जाते हैं कैसे जी ये अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या है जी अल्प प्राण है। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों सभी स्वर भी अल्प प्राण है, सभी स्वर भी अल्प प्राण है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है कि स्वरों को किसमें काउंट करेंगे, अल्प प्राण में या महाप्राण में, तो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण, महा का शाब्दिक अर्थ होता है अधिक, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वासरोधिता बाहर निकलेगी महाप्राण कहलाएंगे। ये हो जाएंगे प्रत्येक वर्ग का, जानी गए तो वर्ग जो है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, इस प्रकार से 10 हो जाते हैं। इसके अलावा सभी ऊष्म व्यंजन, सभी ऊष्म व्यंजन कितने हैं जी 4 हैं। कौन कौन से हैं जी, ये आपके जो है महाप्राण हो जाएंगे। तो महाप्राण वर्ण की बात करें, व्यंजन की बात करें कितने हो जाएंगे जी ये 14। महाप्राण व्यंजन कितने हैं जी 14 है, और अल्पप्राण कितने हुए थे जी 30। कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे जी वो 44 जो है। तो मित्रों आज हमने श्वास वर्गीकरण पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया अल्पप्राण और महाप्राण। इसके बाद कर मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइबर और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। पुनः नमस्कार दोस्तों।